हेलो ऑल, सबका स्वागत है DFCC एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स में। तो इकोनॉमिक्स का आज अपना 11th पार्ट है। ठीक है, थोड़े बहुत टॉपिक आज देखेंगे हम। तो एक एक चीज़ का आप नोट्स बनाओगे प्रॉपरली, जो भी मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीन पे। तो जाते हैं अपने बोर्ड की तरफ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है आपका वो है FDI। तो सबसे पहले जैसे कि हमेशा हम क्या देखते हैं, फर्स्ट फुल फॉर्म। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या है। सपोज ये अपना इंडिया है, ये अपना इंडिया है और ये बाकी के सब देश है। ठीक है, इधर चाइना आ गया, US आ गया, चाइना आ गया, यूरोपियन कंट्रीज आ गई, रशिया आ गया। ओके, तो जब भी कोई भी कंपनी जो सपोज चाइना की है, ओके, इंडिया के कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करती है और पैसे देती है और पैसे डालती है। ओके, तो जो कोई भी कंपनी जिसको हम बोलते हैं MNC कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज और कॉरपोरेशंस, ठीक है, जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं इंडियन कंपनीज में, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो कंपनी है इंडिया की बहुत अच्छी तरीके से इधर मतलब इंडिया में सेल्स कर रही है, तो प्रोबेबिलिटी है कि उनके इधर भी मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड भी वो अच्छा बिजनेस करेगी। ठीक है, इसलिए वो एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको ही हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो चाहे इंडिया में भी एक ऐसी कंपनी है जो बाकी कंपनीज में, जो बाकी के देशों की कंपनी है उसमें अगर इन्वेस्ट करती है, तो वो भी आपका होने वाला है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अभी इधर जो है, जो MNCs है उनके पास दो ऑप्शन है। एक तो वो 10% इन्वेस्टमेंट कर सकती है उस पर्टिकुलर कंपनी में। ठीक है, जब भी वो 10% तक इन्वेस्टमेंट करेगी, इसका मीनिंग होगा इन्वेस्टमेंट ओनली। मतलब जो भी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ओके, 10% वो भी बढ़ेगा। सिंपल मीनिंग होगा। जब भी होल्डिंग ज़्यादा हो, ओके, मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे, ज़्यादा पैसे दे, सपोज 50 और 51% इस तरीके से, और आई कैन से शॉर्ट में कि मोर देन 10%। ठीक है, तो जो कंपनी जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया है, फॉरेन कंपनीज ने जिसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो उनके जो डिसीजंस है, मैनेजमेंट डिसीजंस है, ओके, मैनेजमेंट जो डिसीजन है उनमें भी ये जो कंपनी है जिन्होंने इन्वेस्ट किया है वो पार्टिसिपेट कर सकती है। ठीक है, तो जब होल्डिंग ज़्यादा है, 10% ज़्यादा, तो स्ट्रैटेजिक जो डिस्कशन होगा, मैनेजमेंट का डिस्कशन होगा, कुछ भी डिस्कशन होगा, तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, तो सिंपल आपको फुल फॉर्म पूछ सकते हैं वो, ये आपको याद रखना है कंपलसरी। और ये भी याद रखो कंसेप्ट 10% का और मोर देन 10% का। ठीक है, तो 10% मतलब इन्वेस्टमेंट पकड़ेंगे और मोर देन 10% मतलब जो कंपनी है वो मैनेजमेंट के डिसीजन में भी पार्टिसिपेट कर सकती है। ओके, अभी ये आपका एक क्वेश्चन होगा कि पैसे देगी मतलब क्या देगी, राइट। ये कंपनी जो है इंडिया में अपनी एक कंपनी है, बहुत अच्छी चल रही है, तो इसमें पैसे डालेगी। इसका मीनिंग क्या है कि वो शेयर्स जो है, ओके, कंपनी के शेयर्स जो है वो होल्ड करेगी। तो अगर ये MNC कंपनी ने 10% शेयर होल्ड किए, ओके, तो अपना केस होगा इन्वेस्टमेंट का, और ग्रेटर देन 10% शेयर होल्ड किए तो आपका होगा मैनेजमेंट का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो बेसिकली पैसे देना मतलब शेयर का इन्वेस्टमेंट करना, शेयर होल्ड करना उस कंपनी के, पर्टिकुलर कंपनी में। ओके, अभी शेयर क्या होता है, तो स्टॉक मार्केट का ज़बरदस्त हम लेक्चर करेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए स्टॉक मार्केट। गारंटी उसमें बहुत से मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं इस बार, इसलिए तो हम पूरा डिटेल में अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके, तो अभी क्या हुआ, ये जो टर्म मैंने बोला आपको कि लेस देन, ओके, अभी ये तो हुआ 10% एंड ग्रेटर देन 10%। अभी ऐसा भी हो सकता है कि लेस देन 10% करें, राइट, लेस देन 10% करें, ऐसा भी हो सकता है। तो इसको ही बोलते हैं FPI। अगेन फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, जिसका फुल फॉर्म है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये तीन फुल फॉर्म FPI FDI आपको कंपलसरी याद रखना है। FPI मतलब क्या, लेस देन 10% शेयर होने वाला है, तब लेस देन 10% शेयर। तो तीन केसेस बताए मैंने आपको अभी, एक तो 10% वाला, दूसरा ग्रेटर देन 10% एंड थर्ड जो है लेस देन 10%। बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखो। ठीक है, ओके, अभी जो FDI है वो मैंने जैसे कि आपको अपने एग्जाम्पल में बताया कि फॉरेन कंपनीज अपने कंपनी में, जो इंडिया में कंपनी है बहुत अच्छी चल रही है, उसमें पैसे डाल सकते हैं, और अपनी इंडिया की कंपनी को लगा कि फॉरेन में कोई कंपनी है बहुत अच्छी चल रही है उधर, तो इंडिया की कंपनी भी जिसके पास बहुत सारा पैसा, जैसे कि रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, तो वो भी इन्वेस्टमेंट मतलब शेयर होल्ड कर सकती है उस कंपनी के। ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं, अगर बाहर की कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है तो इसको बोलते हैं इनवर्ड फ्लो। ओके, इनवर्ड फ्लो। और अगर इंडिया बाहर की कंपनी में कर रही है इन्वेस्ट और शेयर होल्ड कर रही है ज़्यादा, तो उसको बोलते हैं
आउटवर्ड फ्लो। ओके तो जो आपका एफडीआई है वो इनवर्ड भी रहता है और आउटवर्ड भी रहता है, ये भी आपको एक कंपल्सरी याद रखना है। ठीक है, अभी एफडीआई जैसे कि आपको पता चल गया होगा बहुत ज़रूरी है अपने लिए कि फॉरेन से भी इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, क्योंकि इसका अपने इकोनॉमी ग्रोथ पे इम्पैक्ट है, राइट। अगर इकोनॉमी ग्रोथ हो गया तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्योंकि बाहर की कंपनी अगर पैसा डाल रही है मतलब क्या है, इधर ज़्यादा रोजगार तैयार होंगे, राइट। पॉवर्टी कम होने वाला है, तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट इसका रहता है कभी कभी। ओके, बहुत सारी चीज़ें इसमें, लेकिन ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे, जस्ट थोड़े बहुत पॉइंट जो आपको इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो इसमें जो है ये भी पूछ सकते हैं अभी कि 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रहती है इसमें। ओके, 2 वेज है जिससे कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो एक जो वे है उसको बोलते हैं हम ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ओके, और दूसरा जो वे है वो है आपका ब्राउन फील्ड। तो 2 कलर आपको याद रखना है, ग्रीन और ब्राउन। ओके, ग्रीन और ब्राउन इन्वेस्टमेंट। ओके, अभी देखिए ग्रीन फील्ड मतलब क्या होने वाला है। सपोज इंडिया में ओके एक नया कंपनी बन रहा है, एक नया कंपनी, एक नया प्रोजेक्ट है, सपोज सोलर सिस्टम में अपना रिन्यूएबल एनर्जी पे है, तो एक कंपनी बन रहा है रिन्यूएबल एनर्जी में, और बाहर की कंपनी को पता चला कि अरे वाह ये तो कंपनी बना रहा है रिन्यूएबल एनर्जी में, और रिन्यूएबल एनर्जी सबसे बड़ा मतलब फ्यूचर का ये है, राइट, मतलब ग्रोथ उसमें बहुत ज़्यादा है। तो ये जो है कंपनीज वो न्यू कंपनी में इन्वेस्ट करेगी। ओके, न्यू कंपनी में क्या करेगी, इन्वेस्ट। तो जब भी न्यू कंपनी, और मैं बोल सकता हूँ न्यू प्रोजेक्ट, क्योंकि ये जो कंपनी वो क्यों बन रही है, एक प्रोजेक्ट है, राइट। रिन्यूएबल एनर्जी पे उनको रिसर्च करना है, प्रोडक्ट्स बनाने हैं, बेचने हैं, ये उनका प्रोजेक्ट है। तो जब भी न्यू प्रोजेक्ट होने वाला है और तभी आपकी बाहर की कंपनीज इन्वेस्ट करती है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रीन फील्ड। ओके, तो ग्रीन का जस्ट याद रखना है, न्यू प्रोजेक्ट होगा तब। ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होगा। ओके, अभी ब्राउन फील्ड में क्या है, ऑलरेडी एक कंपनी वेल एस्टेब्लिश्ड है, बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, और एक कंपनी जो है ओके फॉरेन की, वो उसको एक्वायर्ड कर रही है, मतलब उसको खरीद रही है, पूरा कंपनी उसने खरीद लिया, तो इसको हम बोलते हैं ब्राउन फील्ड। ओके, तो जो भी कंपनीज है उसको खरीद लिया। जैसे कि अभी रिसेंट न्यूज़ ही था कि फार्म इजी जो है, राइट, फार्म इजी ने क्या किया, मेड लाइफ को एक्वायर कर दिया। जैसे कि अभी पता है आपका, हम लॉकडाउन में है, सब ऑनलाइन चीज़ें हो गई है, और ऑनलाइन जो बिजनेसेस थे, ठीक है, जैसे कि आपका मेडिकल हो गया, एजुकेशन हो गया, तो बहुत ज़्यादा बूम उसमें आया है, और इसी वजह से फार्म इजी ने मेड लाइफ को भी एक्वायर कर दिया, मतलब खरीद लिया। ठीक है, तो ये जैसे एग्जांपल का, क्योंकि ये दोनों ही कंपनी इंडिया की है, तो ये इस केस में नहीं आएगा एफडीआई के इन्वेस्टमेंट में। जस्ट फार्म इजी की जगह अगर कोई और कंपनी होता, फॉरेन कंपनी, तो हम बोलते हैं एफडीआई के केस में। ओके, तो जस्ट याद रखो कि ब्राउन फील्ड एंड ग्रीन फील्ड क्या रहता है, जब भी न्यू प्रोजेक्ट रहता है ग्रीन फील्ड, ब्राउन मतलब ऑलरेडी एस्टेब्लिश प्रोजेक्ट है, तो तभी रहेगा। तो ये जो पॉइंट्स है एफडीआई के, इतने इनफ है आपके लिए। अभी नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा वो है पॉवर्टी। ठीक है, जो गरीबी उसको बोलते हैं। तो गरीबी एक चीज़ क्या है, जब भी आपको हमें मतलब ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि जो ह्यूमन है ओके उसके इनफाइनाइट नीड्स है, और ये नीड की वजह से ही क्या प्रोड्यूस होती है, डिमांड्स, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है नीड। अगर अपनी नीड है तभी हम डिमांड करेंगे, नहीं तो नीड ही नहीं तो डिमांड ही नहीं आएगा। और फिर बाकी आपको बताया आगे आगे का चेन क्या है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो जब भी आपकी नीड जो है फुलफिल नहीं होगी, बेसिक नीड जैसे कि आपका घर हो गया, खाना हो गया, ओके, कपड़े हो गए, ये अगर आपकी फुलफिल नहीं हो रही है, तो हम बोलते हैं कि वो जो बंदा है और जो मतलब है वो किस में आएंगे, पॉवर्टी में आएंगे। ओके, अभी देखिए इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे कि एजुकेशन आपका हो गया, जैसे कि आपका एजुकेशन हो गया, ओके। एम्प्लॉयमेंट भी इसमें आएगा, एम्प्लॉयमेंट ये भी क्योंकि नीड है, राइट, बेसिक नीड नहीं है लेकिन नीड है तो है, एजुकेशन नीड है, एम्प्लॉयमेंट नीड है, सबसे इंपॉर्टेंट तो हेल्थ नीड है। ठीक है, जिंदा रहेंगे तो अभी तो कुछ करेंगे, तो ये तो नीड है, भले ही बेसिक नहीं है लेकिन नीड है। ओके, अभी पॉवर्टी आती क्यों है बेसिकली, पॉवर्टी का मेजर 2 रीजन मैं आपको बोलूँगा। एक तो कॉलोनियल डिस्ट्रक्शन, कॉलोनियल डिस्ट्रक्शन, ठीक है, जैसे कि हम पे ही अंग्रेज़ों ने बहुत साल राज किया, राइट, और जो हमारा रिसोर्सेज थे इंडिया में, जो भी रिसोर्सेज है वो उनका यूज़ करके बहुत ज़्यादा मतलब बिजनेस किया, और सब पैसा उधर लेके गए अपने इधर, राइट। तो अपने ही रिसोर्सेज से उन्होंने मतलब बिजनेस क्रिएट किए, मनी क्रिएट किया और वो लेके गए, तो ये अपना डिस्ट्रक्शन हो गया इकोनॉमी का इससे वजह से। तो इसकी वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो गया, और अभी भी हम मतलब डेवलपिंग हो रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कोरोना की वजह से फिर से अभी बोल रहे हैं कि 2 साल हम फिर से पीछे आ गए। ठीक है, तो देखते हैं कैसे हम रिकवर कर पाएंगे। आई होप कि गवर्नमेंट कुछ प्रॉपरली स्ट्रैटेजी बनाए कि नेक्स्ट 1 ईयर में फिर से इकोनॉमी अपनी अच्छी हो, क्योंकि इकोनॉमी का सीधा इम्पैक्ट जो है अपने रियल लाइफ में पड़ता है, राइट, डेली लाइफ में पड़ता है।
तो ये तो एक हुआ फर्स्ट ये रीज़न। और सेकंड रीज़न जो है आपका पॉपुलेशन। तो दोनों केस में ही इंडिया में थे। एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा है, आपको पता है, राइट, सेकंड नंबर पे हम, और दूसरा तो था ही अंग्रेज़ों का। तो दोनों चीज़ें की वजह से पॉवर्टी जो है इंडिया में ज़्यादा है। ओके, तो ये तो आपको पता चल गया। अभी जो NSSO है, ओके, NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करती है, हर साल डेटा कैप्चर करती है, ठीक है, कि कितने जन जो है, एक स्पेसिफिक डेटा रहेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं उसके बेसिस पे, और फिर वो डेटा कैप्चर करके किसको देती है, नीति आयोग को देती है, और नीति आयोग जो है पॉवर्टी कैलकुलेट करता है। ओके, पॉवर्टी कैलकुलेट कौन करता है, फिर नीति आयोग। किस बेस से, डेटा करेक्ट जो NSSO करता है उसके बेसिस पे, ठीक है। NSSO किसके अंडर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स में, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये आपको याद रखना है। ओके, तो एक स्पेशल टास्क फोर्स है नीति आयोग ने बनाया है पॉवर्टी कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। अभी इसके भी हिस्ट्री है पॉवर्टी कैलकुलेशन की, तो जस्ट इसका भी आपको क्वेश्चन पूछते हैं बेसिक इकोनॉमिक्स में, इसलिए आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट जो है, ठीक है, 1971 में ये चालू हुआ कि हम पॉवर्टी भी मेजर करेंगे। ओके, और जो कमिटी थी इसके लिए वो थी रथ दांडेकर कमिटी। ओके, रथ दांडेकर कमिटी, और इन्होंने ही फर्स्ट सिस्टमेटिक पॉवर्टी कैलकुलेशन का अपने को बताया कि कैसे सिस्टमेटिकली हम पावर कैलकुलेट ये कर सकते हैं, पॉवर्टी कैलकुलेट कर सकते हैं, और किस बेसिस पे कर सकते हैं ये भी उन्होंने बताया कि कैलोरीज के बेसिस पे, कितने कैलोरी हम लेते हैं, राइट, कितने कैलोरी फूड हम ले रहे हैं, तो उसके बेसिस पे हम मेजर कर सकते हैं कि पॉवर्टी, मतलब कोई बंदा है वो मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन है या अबव पॉवर्टी लाइन है। तो बिलो पॉवर्टी लाइन जिसको हम BPL बोलते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि आपको रोज़ 2000 कैलोरीज मिल रही है, ठीक है। तो अगर 2000 के आपका नीचे होगा तो अब मैं बोलूँगा कि आप BPL में हो, बिलो पॉवर्टी लाइन में हो, और अगर 2000 आपका मिल रहा है और 2000 के अबव मिल रहा है तो आप BPL में नहीं हो, सिंपल, ठीक है। तो अभी इधर क्या हुआ कि इन्होंने एक मॉडल क्रिएट किया जिसके बेस कैलोरीज के बेसिस पे पॉवर्टी हम मेजर करेंगे, राइट। और दादा भाई नौरोजी भी थे तब, दादा भाई नौरोजी, तो उन्होंने जो बुक है उनका पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो उसमें भी मेंशन किया है इसके बारे में, ठीक है। तो जस्ट ये बुक आपको पूछ सकते हैं जीके में, तो याद रखो, ठीक है। बाद में इसके बाद सेकंड जो कमेटी आई, सेकंड कमेटी आई अलग कमेटी, तो इन्होंने बोला जो फर्स्ट मॉडल है पॉवर्टी कैलकुलेशन का वो अच्छा नहीं है इतना, अभी हम अपना मॉडल देते हैं। ओके, 1979 में। तो इन्होंने क्या किया, दो पहले तो पार्ट किए, मेन पार्ट, एक तो रूरल पार्ट किया, ओके, और एक अर्बन पार्ट किया, और जो कैलोरीज है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये क्वेश्चन आपको पूछते हैं कि अलग कमेटी ने कैलोरीज कितना दी है, तो रूरल के लिए आपका कैलोरीज है 2400 किलो कैलोरी। ओके, यूनिट क्या है, किलो कैलोरी पर पर्सन बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, एक बंदे का बोल रहा हूँ। और ये तो हो गया आपका रूरल एरिया के, और अर्बन एरिया के लिए कितना है, तो 2100, ठीक है, 2100 किलो कैलोरी पर डे। ओके, एक दिन का पर पर्सन, एक पर्सन का, तो इतना होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हम बोलेंगे कि जो पर्सन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। ओके, ये अगर क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हुआ, मिनिमम क्राइटेरिया, तो बिलो पॉवर्टी लाइन वो पर्सन आ जाएगा। ओके, तो ये थी अलग कमेटी की तरफ से रिकमेंडेशन। बाद में फिर थर्ड कमेटी, इसके पहले भी थी लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं इतना। थर्ड कमेटी है तेंदुलकर कमेटी। ओके, ये भी आपको क्वेश्चन पूछते हैं। तो तेंदुलकर कमेटी जो 2009 में आई, ओके, तो उन्होंने क्या दिया कि पर डे का हिसाब से दिया उन्होंने, पर डे, और ये अभी कैलकुलेट करेंगे आपके एक्सपेंस पे। ओके, मंथली एक्सपेंस पे, मतलब पैसे पे अभी कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि रूरल एरिया में अगर आपका खर्चा जो है वो 27 रुपीज़ पर डे हो रहा है, ओके, और अर्बन एरिया में अगर आपका खर्चा जो है 33 पर रुपीज़ हो रहा है, 33 रुपीज़ पर डे हो रहा है, तो ठीक है, ठीक है, तो आप बिलो पॉवर्टी लाइन में नहीं आओगे। लेकिन ये अगर नहीं हो रहा है खर्चा तो आप क्या आओगे, बिलो पॉवर्टी लाइन में आओगे, ठीक है। तो ये एक और एक मॉडल था, ये आपको याद रखना है। तो इतना डेटा प्रॉपरली याद रखो, ठीक है। तो ये तो था पॉवर्टी का। बाद में आता है अनएम्प्लॉयमेंट। तो जैसे कि बताया आपको कि एम्प्लॉयमेंट क्या है, फर्स्ट थिंग एम्प्लॉयमेंट जो वर्ड है ये क्या है, तो कोई इकोनॉमी में एक नीड है, ओके, एक इकोनॉमी में नीड है, और मैं बोल सकता हूँ कि जो नीड को फुलफ़िल करने के लिए, नीड को फुलफ़िल करने के लिए कोई बंदा कंट्रीब्यूट कर रहा है, ओके, कोई बंदा कंट्रीब्यूट कर रहा है,
तो हम बोलेंगे वो एम्प्लॉयड है, चाहे वो किसी के अंडर काम करे या सेल्फ एम्प्लॉय होके काम करे, ठीक है, मतलब बिजनेसमैन हो चाहे नहीं तो एक कंपनी में एम्प्लॉय हो। तो ये क्या होता है, इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करना सिंपली। और अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा कि नीड है लेकिन कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। ओके, तो जो लोग 15 to 64 हम पकड़ते हैं ये साल में, तो अगर इनको काम नहीं मिल रहा है लेकिन नीड है, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम बोलेंगे ये अनएम्प्लॉय है, ठीक है। तो अभी अनएम्प्लॉय में भी आपको क्या करना है, टाइप्स है, तो जस्ट क्विकली आपको याद रखना है टाइप। ओके, पूछ सकता है ये भी। एक तो है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर लिखा है। तो साइक्लिक में क्या होने वाला है, जब भी इकोनॉमी में डिमांड नहीं है, जैसे कि हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि डिमांड कम हो गई, राइट, तो तभी आपका क्या होता है, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट होता है। मैंने जस्ट बोला था आपको लास्ट में कि डिमांड नहीं होगा तो लोग मतलब निकालेंगे। ओके, मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं होगा, प्रोडक्शन ही नहीं होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, तो लोग जो है अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल देंगे, ठीक है, वो अनएम्प्लॉय हो जाएंगे। तो वो जो है वो होता है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, जिधर डिमांड की बहुत कमी है, ओके, लेस प्रोडक्शन की वजह से। और अभी ये जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, जैसे मैंने आपको बोला था ना कि शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे कि अपना आरबीआई है वो रेगुलेट करता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बहुत ही अच्छे से हमने इम्पैक्ट देखा था इकोनॉमी पे। तो शॉर्ट टर्म के लिए है, जैसे डिमांड फिर से बढ़ेगा, लोगों के पास पैसे आएंगे, लोन सस्ते होंगे, ओके, लोगों की नीड बढ़ेंगी, लोग डिमांड करेंगे, फिर से हायर करेंगे एम्प्लॉयज़ काम करने के लिए, राइट, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा होगा गुड्स एंड सर्विसेज का थ्रू आउट द कंट्री। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है इसमें अभी कि शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए है, ठीक है, ऐसा आपको पूछ सकते हैं ये। तो ये तो हुआ साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि डिमांड की कमी की वजह से हो जाता है, ठीक है, इसका रिलेशन भी याद रखना है आपको। सेकेंड आपका आता है अभी इसमें स्ट्रक्चरल, सेकेंड आपका आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका जो है मीनिंग वो क्या है कि टेक्नोलॉजी, ओके, टेक्नोलॉजी, और अगर किसी बंदे के पास ओल्ड स्किल्स है, ओके, किसी बंदे के पास अगर ओल्ड स्किल्स है तो उसकी वजह से उसको निकाल दिया जाता है काम से। जैसे कि अभी आपको पता है ऑटोमेशन चल रहा है, राइट, ऑटोमेशन चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ रहा है, तो उसकी वजह से बहुत सारे सेक्टर्स में अफेक्ट पड़ने वाला है एआई की तरह, ओके, वजह से। और मशीन्स कुछ रहती है तो कुछ मशीन्स की वजह से हम ह्यूमन को रिप्लेस कर देते हैं मशीन से, क्योंकि मशीन बहुत ज़्यादा इफिशिएंसी से काम करती है, राइट, जितना ह्यूमन नहीं कर सकता। जिधर ह्यूमन 10 to 6 जॉब करेगा, उधर मशीन आपका एटलीस्ट 12 आवर तो हम रन आराम से कर सकते हैं, ओके। कुछ कंपनियाँ ऑब्वियसली 24 आवर्स भी करती है। तो ये सारी चीज़ें रहती है। और अगर आपके पास ओल्ड स्किल्स है जिसकी अभी नीड ही नहीं है, ओके, ओल्ड स्किल अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आपको निकाल दिया जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। थर्ड आपका होने वाला है सीजनल, थर्ड आपका होने वाला है सीजनल। तो इसके नाम में ही है कि अनएम्प्लॉयमेंट कब होगा, ये सीज़न के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट होगा। जैसे कि कुछ जो काम है, ठीक है, सपोज समर में ही कर सकते हैं हम, कुछ जो काम है समर में ही कर सकते हैं, विंटर और मानसून में नहीं कर सकते, राइट, ठंडी में और मानसून में, बारिश में नहीं कर सकते। तो ये जो है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, उसको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट समर का, ओके। सिमिलरली विंटर में कर सकते हैं कुछ काम, समर में और मानसून में नहीं कर सकते, तो फिर उसको वेट करना पड़ेगा और फिर तब तक वो सीजनल अनएम्प्लॉयड रहेगा, ओके। और नेक्स्ट फोर्थ जो है ये आपके मेजर टाइप्स है। तो फोर्थ वाला है फ्रिक्शनल, ओके, फोर्थ वाला है फ्रिक्शनल। तो फ्रिक्शनल भी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जैसे कि एक पर्सन जो है उसे वो जॉब छोड़ने, मतलब एक जॉब जो है अभी कर रहा था उसने छोड़ दिया, ओके। तो एक जॉब जो है वो छोड़ दिया उसने, अभी दूसरा जॉब मिलने तक वो अनएम्प्लॉय हुआ ना, दूसरा जॉब जब उसको मिलेगा तब वो एम्प्लॉयड हो जाएगा, लेकिन तब तक अनएम्प्लॉयड है, तो उसको ही बोलते हैं हम फ्रिक्शनल, ठीक है। तो जस्ट ट्रांजिशन फ्रॉम जॉब टू जॉब जो टाइम होता है उसको ही बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इतना चीज़ें आपको अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में याद रखनी है। 4 टाइप में से एक भी आपको पूछ सकता है, ठीक है, हर एक का मीनिंग प्रॉपरली अच्छे से पता होना चाहिए। तो ऑप्शन में कुछ भी दिया हो अच्छे से आप आंसर कर सकते हो, इसलिए सिंपल लैंग्वेज में जितना हो सके मैं आपको बता रहा हूँ। बाद में है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए, जैसे कि अपना रोड हो गया, इसके अंदर क्या कहते हैं, रोड, रेलवे, राइट, रोड रेलवे आ गया, एयरपोर्ट आ गया, सबसे इम्पोर्टेंट ब्रिज आ गया, आपको पता है कितने सारे प्रोजेक्ट चलते हैं अभी नदियों पे, राइट, ब्रिज आ गए, डैम्स आ गए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है अपने इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। तो इसके अंडर ही अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि SEZ है, ओके, SE, तो ये क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ओके। तो इसके फीचर्स क्या क्या रहेंगे, एक तो इसमें जनरेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा, तो गुड्स एंड सर्विस हम बना सकते हैं, इसमें जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। मेजर फोकस अपना होता है एक्सपोर्ट पे,
मेजर फोकस अपना होता है एक्सपोर्ट पे, मतलब अपने इधर चीज़ बनाओ और बाहर के देश को बेच दो। ओके, अपने इधर चीज़ बनाओ और बाहर के देश को बेच दो, और इंपोर्ट क्या रहेगा, बाहर के देश से खरीदो। ठीक है, सिंपल मीनिंग। तो एक्सपोर्ट पे ज़्यादा इसका फोकस रहेगा। अभी जैसे आपका एक्सपोर्ट होगा, ओके, बाहर से पैसा आ गया तो मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ने पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो इसका बहुत अच्छा है। पॉवर्टी कम होगा इसके। ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी आएगा बाहर से। फिर मैंने जैसे कि आपको बोला FDI, राइट, अगर कोई कंपनी बहुत अच्छा एक्सपोर्ट कर रही है वर्ल्ड वाइड में, पूरे वर्ल्ड में, चाहे किसी मतलब किसी भी कंट्री को वो दे रही है, और एक कंट्री देख लिया कि ये कंट्री अच्छा कर रही है, तो वो क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट कर देगी इसमें, FDI। ओके, FDI भी आएगा। तो ऐसे आपके जोन्स रहे इंडिया में, SEZ, ये आपको याद रखना है। बाद में फिर IT पार्क भी रहते हैं, जैसे कि आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा करंट अफेयर्स में कि IT पार्क खुला बेंगलोर में, खुला, राइट। तो इसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड प्रोजेक्ट के रहते हैं। मेन अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ही काम रहता है। मेन क्या है, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करो और बेच दो। ठीक है, उसके लिए एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लेकिन अगर ये नहीं है तो गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन नहीं होने वाला, राइट। बाद में डिफेंस कॉरिडोर भी रहते हैं, डिफेंस कॉरिडोर, और आपका जो DFCCL है वो भी इसके अंतर्गत ही आता है। ठीक है, वो हम हिस्ट्री ऑफ DFCCL में देखेंगे। तो DFCCL भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, जिधर आप काम करने वाले हो शॉर्टली, राइट। तो डिफेंस कॉरिडोर मतलब क्या रहने वाला है, एक ऐसा पाथ रहने वाला है और रूट जिसके थ्रू जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है, जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है इंडिया में डिफेंस इक्विपमेंट्स, ताकि अपनी आर्मी को हम स्ट्रांग बना सके, और राइट, तो वो आर्मी को मिलते हैं एक पाथ और रूट के थ्रू। इसको ही कॉरिडोर का मीनिंग यही रहता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी ग्रोथ के लिए। ओके, तो ये तो थोड़ी बेसिक चीज़ें थी। अगर एक भी क्वेश्चन इसमें से आ गया तो आप डेफिनेटली आप हैंडल कर पाओगे आराम से। ठीक है, तो अभी हम मिलेंगे कब, नेक्स्ट वेडनेसडे को। ठीक है, तो टेलीग्राम में अभी कल मैं PDF डाल दूँगा आपके लिए। ओके, अब कल क्या करूँगा मैं, आपका जो संडे, मंडे और ट्यूसडे का काम रहेगा, ओके, इसके साथ में अभी तक जितना भी आपका ये हुआ है, सिलेबस हुआ है, उसका टेस्ट भी इसमें ऐड कर दूँगा। उसका टेस्ट भी आपका होने वाला है। ठीक है, तो अब देखता हूँ, तीनों मिला के एक टेस्ट करूँगा, और इस अब नहीं तो एक टेस्ट, देखते हैं 3 टेस्ट करूँगा। सेकेंड चीज़, जो भी आपको काम देने वाला हो, ओके, क्योंकि ऑलरेडी मैंने PDF नहीं दिया है, बहुत मतलब लास्ट वीक में नहीं दिया था, उससे पहले भी शायद से नहीं दिया था, तो आपका काम बढ़ने वाला है ये 3 दिन, मतलब सैटरडे का भी है। सैटरडे को मेरा क्लास नहीं है, लेकिन आपको तो पढ़ाई करनी ही है। ठीक है, तो 4 दिन में जितना भी अभी बता रहा हूँ मैं, प्रॉपरली उसको फॉलो करना है कंपलसरी। कुछ भी डाउट हो तो टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो, एप्लीकेशन है अपना, उस पर मैसेज कर सकते हो, राइट। तो कमेंट भी कर सकते हो, लेकिन मैसेज मतलब पर्सनल अगर बात कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम भी है अपना, बहुत सारे वेज है, मुझसे आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ये आपको कंपलसरी करना है 4 दिन। ठीक है, कल शाम तक मैं ट्राई मतलब 2 बजे तक ही ट्राई करूँगा, लेकिन शाम तक मैं आपको ये कर रहा हूँ, शाम को मैं दे दूँगा। ओके, ठीक है, तो अभी ये तो था आपका आज का क्लास। प्रॉपर रिवाइज करो एक एक चीज़ जो भी हमने अब तक डिस्कशन किया है। अभी तक इकोनॉमिक्स ही चालू है अपना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिटेल में स्टडी करना, क्योंकि एक भी क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि मिस ना हो आपसे। ठीक है, जो भी हम कर रहे हैं उसमें से ही आए। ओके, कुछ भी डाउट है कमेंट करो, वीडियो को कंपल्सरी लाइक करके जाओ, एंड मिलते हैं फिर हम वेडनेसडे को। ओके, ऑल द बेस्ट।